तो दोस्त चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जिसने पिछले दिन दोस्त टेस्ट दिए हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उन सभी का स्कोर कार्ड आ चुका है, प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो स्कोर कार्ड हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर और उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है दोस्त आप भी देखते रहिएगा टेस्ट पेपर, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है टेस्ट में। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन आप लोग बात कहां मानते हैं। मान लिया कीजिए जरूरी है, एग्जाम करीब आ चुका है, ठीक है, तो अब मेहनत करने की जरूरत है, अब सोइए मत। चलिए हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं, और जो लोग नए हैं टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं दोस्त आप भी भाग ले सकते हैं। कैसे भाग लेना है आपको हम टेस्ट पेपर देखने के बाद बता देंगे, स्कोर कार्ड देखने से पहले, तो बने रहिएगा टेस्ट पेपर तक, बताएंगे आपको। चलिए देख लेते हैं टेस्ट पेपर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। जी ऑप्टिकल लेंस इसमें से किसमें नहीं होता है, ठीक है, प्रकाशीय लेंस जो होता है सो जिसको हम देखते हैं, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखते हैं उस लेंस की सहायता से, तो ये इसमें से कौन है नहीं है ये चुनना है। पहला देख लीजिए, पहला आपको क्या कहा जा रहा है कि पेरिस्कोप, दूसरा कहा जा रहा है कि माइक्रोस्कोप, तीसरा आपको कहा जा रहा है कि टेलीस्कोप, और चौथा कहा जा रहा है स्टेथोस्कोप। देखिए इन चारों में से एक ऐसा है जो ऑप्टिकल लेंस नहीं है, कौन नहीं है ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर। चौथा नंबर जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं है। ये स्टेथोस्कोप है क्या, तो आला का नाम सुने होइएगा, डॉक्टर लोग गर्दन में लगा के रखते हैं मरीजों को जांच करने के लिए, हृदय की धड़कन सुनने के लिए, तो वो आला होता है जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। यह ध्वनि का अपवर्तन के सिद्धांत परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है कि काम करता है, ठीक है, तो ये इसमें किसी तरह का लेंस नहीं होता है, समझ गए। तो स्टेथोस्कोप क्या होगा कि ये किसी तरह का ऑप्टिकल लेंस नहीं है, ये मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट का। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है और उसको क्या कीजिए कि वृत्ताकार गोल गोल घुमाइए, घुमाने पर उसका कार्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए किसी भी पिंड को धागा से बांध दे, गोल गोल घुमाए, या आप खुद किसी भी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाए गोल गोल, अगर आप जिस पॉइंट से शुरू किए हैं उसी पॉइंट पे घूम के आ रहे हैं तो आपका दूरी तय किया हुआ रहेगा, वो जीरो हो जाएगा। पता है ना कि जिस पॉइंट से हम आएंगे घूम करके उसी पॉइंट पे रुक जाएंगे तो मेरा जीरो दूरी क्या होता है कि अंतिम दूरी में से, विस्थापन किसको कहते हैं, अंतिम दूरी में से शुरू वाले दूरी जो स्टार्टिंग दूरी होता है उसको घटा दीजिए, वही आता है। तो जिस पॉइंट से हम घूम करके गए उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो हम जीरो से गए जीरो पे पहुंच गए, तो मेरा कार्य क्या हो जाएगा, दूरी परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कार्य उस समय क्या होगा कि जीरो होगा। धागा भी हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा करके ऐसे यहाँ पे लाकर छोड़ दिए तब तो हो जाएगा, दूरी तो कुछ तय कर लेगा, लेकिन इसी पॉइंट को लेकर के फिर उसी पॉइंट पे लेकर छोड़ देंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उसका विस्थापन जो होगा वो जीरो होगा। तो जीरो होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, मेरा जीरो होगा। ध्यान रखिएगा शून्य हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखिए कभी कभी आपको ये भी सवाल पूछ देगा कि पृथ्वी है अपने एक अक्ष से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर उसी अक्ष पे पहुंच जाती है, तो पृथ्वी का कार्य क्या होगा सूर्य के चारों ओर जो किया, तो वो जीरो होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से घूमना शुरू की और उसी पॉइंट पे आकर के पहुंच गई तो उसका कार्य जीरो होगा। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि किस तापमान पर, कहता है सेल्सियस और फारेनहाइट का मान समान होता है। अच्छी तरह से जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि -40 डिग्री फारेनहाइट पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों वैल्यू क्या होता है कि समान होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। -40 डिग्री फारेनहाइट -40 डिग्री पर दोनों समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो मुक्त ऊष्मा होती है उसको क्या कहते हैं। तो 1 ग्राम अगर ईंधन जला रहे हैं और उससे जो गर्मी निकल रही है उसको हम उष्मीयमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीयमान कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, उष्मीयमान। याद रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता किस रूप में व्यक्त की जाती है। जी हाँ, आपेक्षिक आर्द्रता जो होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी जो होती है, उसको दोस्त अगर हम व्यक्त जो करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं कि कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है, कितना परसेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा परसेंटेज में हमेशा इंडिकेट करते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि ये करेक्ट होगा, फोर्थ नंबर परसेंटेज में, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि यदि हम ठोस वस्तु को क्या करते हैं कि गर्म करते हैं तो किस भाग पे सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। जी हाँ, सबसे अधिक किस भाग में
वृद्धि होगी ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, अगर किसी ठोस वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें कहता है कि क्या लंबाई में पहली वृद्धि होगी सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा आयतन में वृद्धि होगी, या तीसरा नंबर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, या चौथा कहता सब में बराबर वृद्धि होगी। दोस्त किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होगी? ध्यान रखें, किसी भी ठोस वस्तु को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसके आयतन में सबसे ज्यादा प्रतिशत, आयतन प्रतिशत में क्या होगा कि सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सबसे ज्यादा आयतन में वृद्धि होती है। सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखना है दोस्त, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बताते हैं टेस्ट में पार्टिसिपेट किया कीजिए। आज भी लिंक एक्टिव है, बताएंगे कैसे टेस्ट देना है। सो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि जब झील का पानी क्या होता है कि जमने लगता है। झील का पानी देखिएगा, ठंड के मौसम है या बर्फीली इलाकों में जाइएगा तो झील का पानी क्या होता है कि जमने लगता है। तो क्या होता है कि बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो बर्फ जो बनता है वो कहां पे बनता है, सबसे पहले कहां बर्फ बनना शुरू हो जाता है ये कहा जाता है। तो आप देखे होइएगा आइसलैंड बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो झील उल होते हैं, वहां पे क्या होता है कि बर्फ जम जाते हैं। तो आप देखे होइएगा कि बर्फ ऊपर से जमा हुआ है, पानी के अंदर मछली चल रही है, तो वो बर्फ कहां होता है, ऊपरी सतह पर जम जाता है, और निचली सतह पर पानी वैसे ही रहता है, वो नीचे नहीं जमता है। तो झील के क्या होता है, ऊपरी सतह पर जमता है, न कि निचली सतह पर। मछलियां नीचे तैरती रहती है। बहुत देखे होइएगा ना, बर्फ में जो जाते हैं स्केलेटिंग करने के लिए, वो तो उसमें ये ठीक है। तो बर्फ का ऊपरी भाग जमता है, झील का ऊपरी भाग जमता है। ये सेकेंड नंबर मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि जल का जमाव किन स्केलों पर जो है समान होता है। जी हाँ, किन स्केल पे समान होता है। बहुत सारे लड़के ने इसमें गलत मारा है ऑप्शन दोस्त, बहुत ने मारा है, लगभग गलत मार दिया इसमें, कि इसमें जमाव पूछ रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है आपको कि किस पॉइंट पर आपका क्या होगा, फ्रीजिंग समान होगा। देखिए बहुतों ने क्या किया है कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट मार दिया है, ये फर्स्ट नंबर, ये गलत किया है दोस्त। ये फारेनहाइट या सेंटीग्रेड का केवल स्केल समान होता है -40°C पे, सिर्फ समान होता है। यहां पे जमने वाला बात जो है, हिमांक बिंदु जो है वो नहीं होता है। हिमांक बिंदु किस पे होता है, इसमें से किस स्केल पे समान होता है जान लीजिए। 0°C जो होता है वो 0 डिग्री रीमर के बराबर होता है। ये थर्ड नंबर, 0 डिग्री और 0 रीमर दोनों एक ही समान होता है। दोनों 0 डिग्री रीमर पर भी क्या होता है कि पानी जम जाता है, 0°C पे भी पानी जम जाता है। खौलता कितना पे है दोनों ये जान लीजिए। 100°C पे जाइएगा तो पानी खोलना शुरू करेगा, रीमर में जाइएगा तो 80 डिग्री रीमर जाइएगा तब तो पानी खोलना शुरू करेगा, 80 डिग्री रीमर पर ही। लेकिन जमने की अगर बात आ जाए तो 0 डिग्री रीमर होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये थर्ड नंबर मेरा होगा, ना कि ये फर्स्ट नंबर। बहुतों ने मार दिया है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, ये गलत है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो है जाना शुरू करते थे, स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। किधर हम जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, तब उसमें जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। दोस्त ध्यान रखिएगा, ध्रुव की ओर अगर हम जाते हैं ना तो जी का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, केंद्र की ओर जाएंगे तो जी का मान घटना शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, केंद्र और ध्रुव दोनों अंतर होता है, बहुत आदमी केंद्र ही समझ लेते हैं इसे, ये गलती मत कीजिएगा। पोल पे जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो पोल की ओर जाएंगे हम तो क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, और सेंटर में जो कहता है जी का मान वहां पे जाकर तो घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बढ़ता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का है, कहता है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, वो किस तरह की युक्ति है ये कहा जा रहा है। देखिए बोलोमीटर जो होता है ना दोस्त, वो उष्मीय विकिरण को मेजर करने के लिए होता है। किसको, थर्मल रेडिएशन को मेजर करने के लिए होता है बोलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, उष्मीय विकिरण। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था ये कहा जा रहा है। देखिए आपको हम बताते हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत जो था ये वर्नर साहब के द्वारा किया गया था, हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जाता है ये सब सारे क्वेश्चन। चलिए अगला देख लीजिए। अगला कहता है आपको 2D 4D क्या है। बहुत ने इसमें भी गलत कर दिया है, बहुत ने क्या किया है कि कीटनाशक मार दिया है कि 2D 4D क्या है कि कीटनाशक है। दोस्त कीटनाशक नहीं है, कई बार कहे कीटनाशक नहीं है, और कई बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन।
आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे थे उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 2D 4D है क्या। दोस्त एक तरह का खरपतवार नाशी होता है। ये क्या होता है? खरपतवार नाशी होता है, ध्यान रखिएगा। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, खरपतवार नाशी। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा लवण? तो देखिए हड्डी में जो पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांतों में एनामिल जो होता है, देखते हैं दांत जो बहुत मजबूत होता है उसमें मजबूती का कारण क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्त कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ये दांतें मजबूत होती है। सबसे ज्यादा हड्डियों में यही कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि बकरी की किस नस्ल को जो है जर्सी नस्ल भी कहा जाता है। जी हाँ, जैसे कि गाय भैंस का जर्सी होता है ना दोस्त, जो बहुत दुधारू होता है, बहुत दूध देती है, उसी तरह से बकरी का भी एक जर्सी नस्ल होता है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, वो एंग्लो बुलियन होता है। क्या होता है? एंग्लो बुलियन। ध्यान रखिएगा, ये एंग्लो बुलियन 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बकरी का जर्सी नस्ल होता है। ये भी क्या होती है कि काफी दूध देती है और जान लीजिए कि काफी ज्यादा मात्रा में बच्चे भी देती है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में क्या होता है कि रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। जी हाँ, किस ओर होता है ये कहना है। केचुए में जो होता है सो, तो केचुए का देखिएगा शरीर जो होता है वो क्या होता है, वो खंड बाई खंड खंड क्या होता है कि बटा होता है, जैसे कि बोतल होता है ना, उस तरह का बटा होता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका रक्त का प्रवाह किधर से किधर होता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि केचुए में उसके पृष्ठीय रुधिर वाहिका में जो प्रवाह होता है ना, वो अग्रगामी की तरफ होता है, पॉइनर की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, अग्रगामी की ओर। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, अग्रगामी की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दे दिया है इसमें कि मानव संसाधन के विकास की स्थिति के आकलन के लिए कहता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसमें से कौन है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो होता है वो कौन निर्धारित करता है? वो विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ल्ड बैंक, ह्यूमन है ना कैपिटल इंडेक्स। तो इसको भूलना नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन चाहे बहुत सारे चीज पूछे जाते तो बता भी देते, लेकिन अब देखिए इसमें वाद्य यंत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे थे, ये हमको मतलब कि निपुण थे उसमें, काफी अच्छा बजा भी लेते थे ये न्यूटन अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो है सो। ठीक है, तो देखिए पहला तो दे दिया है कि गिटार, दूसरा दे दिया सितार, तीसरा दे दिया बांसुरी और चौथा आपको दे दिया है वालियन। क्या बजाते थे? ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन साहब जो थे वो वालियन बजाने में बहुत अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से वालियन जो है बजा लेते थे, बहुत अच्छा उनको आता भी था। ठीक है, वालियन बजाने में। तो अक्सर हाँ वो क्या होते थे कि रिसर्च करने का जब मूड में होते थे तो रातों में बैठ करके वो वालियन बजाया करते थे। ठीक है, तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, वालियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, मधुमक्खी भिन 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 करके जो आवाज करती है तो वो किस भाषा में बोल रही है, इसको डिकोड किया था। अब उनके डिकोड के लिए ही क्या किया गया था, कोई आपको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो किन्हें दिया गया था जान लीजिए, आपको बताते हैं कि ये 1st नंबर क्या केबी फ्रिशक साहब को दिया गया था, मधुमक्खी के भाषा को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाइंग करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 0 केल्विन ताप के पास, 0 यानी 0 केल्विन कहता है, 0 केल्विन ताप के पास कहता है सीसा और टीन जैसे धातु को जब ले जाएंगे तो क्या होगा। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर के पास अगर सीसा टीन जैसे अगर धातु को आप अगर ले जाते हैं तो वह एक तरह का क्या होगा कि अतिचालक का काम करेगा, सुपर कंडक्टर का काम करने लगता है। क्या करने लगता है? सुपर कंडक्टर का काम करने लगता है। ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुपर कंडक्टर मतलब अतिचालक की तरह काम करना शुरू कर देता है। चलिए टेस्ट का अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। 20 क्वेश्चन रहता है, 5 मिनट के लिए रहता है, 5 मिनट में आप मार सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, दिया कीजिए टेस्ट। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है आपको कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, या जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कितना वक्त लगता है। दोस्त 1.3 सेकेंड का वक्त लगता है चंद्रमा से लेकर के पृथ्वी तक आने में। सूर्य से अगर कहता तो 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है ना, ध्यान रखिएगा। 8.3 सेकेंड यानी 20 सेकेंड, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये चंद्रमा से है तो 1.3 सेकेंड रहेगा इसमें, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं दोस्त। ठीक है, देखिए जो लोग नए हैं अभी तक बने हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि टेस्ट कैसे दें, हम टेस्ट कैसे लगाएं, तो दोस्त यहां सिर्फ साइंस का ही टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि साइंस अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दोस्त टेक्नीशियन इजी वे में निकाल सकते हैं। इसलिए हम फोकस जो स्पेशल करवा रहे हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए करवा रहे हैं। लेकिन इसे अगर आप एएलपी वाले भी तैयारी कर लेते हैं तो दोस्त आपको भी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आप भी बिल्कुल टेस्ट लगाया कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताते हैं कि जल्द ही एप्लीकेशन आने वाली है, तो एप्लीकेशन पे ही क्या होगा कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, एकदम जेन्युइन टेस्ट होगा उस पे, तो जल्दी ही आ जाएगी। मुझे लगता है जल्द ही आपको हम गुड न्यूज देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम इंडिकेट कर दिए हैं कि एप्लीकेशन बस आने ही वाली है। ठीक है, उसी पर आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी उसमें, आप जिस तरह से मतलब सजेस्ट कीजिएगा उस तरह से आपको उसमें हम क्वेश्चन भी देंगे सजेस्ट करने पे कि किस तरह का चाहिए किस तरह का नहीं चाहिए। हम आप लोगों से राय लेकर के हम उस टेस्ट पे आपको लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द आ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका नंबर कितना आया है, आज कौन है जो एएलपी टेक्नीशियन में बाजी मारा है। देख लीजिएगा, देख लीजिए, ये है अपना नंबर और ये है अपना नाम। तो आज जो है दोस्त सेकेंड नंबर पे संजय कुमार यादव साहब आ गए हैं, जो प्रयागराज से है, हमेशा फर्स्ट पे बने रहते हैं। लेकिन देखिए आज भी 85% में 2 लोग ही शामिल हैं। एक तो केसरी साहब हैं खांसी बड़ा बेजोड़ हो गया है तबीयत खराब है मेरा, मतलब 1 सप्ताह से तबीयत खराब है। चलिए टेस्ट में ले लेते हैं हम। तो केसरी साहब हैं जो कितना है 85% कैमूर से है, ये इन्होंने भभुआ से 85% यानी 17 नंबर लेकर के आए हैं। इनके जोड़े में ये आज संजय साहब भी हैं जो प्रयागराज से है। 80% में जो 16 नंबर लेकर के आए हैं 2 लोग शामिल है। पहला नंबर देख लीजिए संजय कुमारी है, कहां से है, चंपारण से है दोस्त, चंपारण से है ये 80% लेकर। उसके बाद जो है गुड्डू भाई है, गुड्डू यादव जो सारण से है, ये 80% है। उसके बाद 75% में देखिएगा, 75% में जो नंबर 1 पे है वो विकास रॉय साहब है जो हाजीपुर से है, अक्सर टेस्ट देते रहते हैं ये। उसके बाद देखिए केडी पाठक है, ये केडी पाठक कौन है, केडी क्या है ये पता नहीं, कहां से है ये भी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने 75% लेकर के आया है। अरविंद कुमार भाई साहब है, ये भी 75% लेकर के आए हैं। उसका दीपक पांडे जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 75% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं देखिएगा नईम अंसारी साहब जो सारण बिहार से, ये 75% लेकर के आए हैं। 70% वालों का लिस्ट में नाम बता देते हैं आपको। 70% में नंबर 1 पे है रोहित गुज्जर जो राजस्थान से है। दूसरे नंबर पे कार्तिक है जो पटना से है, 70% लेकर के आए। उस पर रंजन पांडे जो नवादा से है, ये भी क्या है कि 70% में है। उसका शिशु प्रिया ये सहरसा बिहार से अक्सर टेस्ट देती है, इसलिए मुझे इसका लोकेशन याद है, सहरसा से। ठीक है, प्रिया है ये, शिशु प्रिया 70% लेकर के आइए। उसके बाद अरविंद कुमार जो कहां से, सीतामढ़ी से, दिल भेजे है, थैंक यू दोस्त, आपको भी मेरे तरफ से। उसके बाद आपको बताते हैं कि पवन जो भागलपुर से, ये भी क्या है कि 70% लेकर के आए हैं। उसके बाद बताते हैं 65% में एक लोग शामिल है, जो कौन है, राजकुमार 1 2 3, कहां से है ये पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह रेहान जो पूर्णिया से है, ये 60% लेकर के आए हैं चलिए उसके बाद आपको रेहान भाई के साहब के बाद लेकर के चलते हैं नीतीश कुमार जो सिवान से 60% लेकर के आए हैं। 60% वालों का लिस्ट है, देख लीजिएगा। तो उसके बाद यह है कहां कौन है कि बजरंग है, बजरंग जो जयपुर से है, ये भी क्या है कि आपका 60% लेकर के। सचिन भाई, सचिन चंद्रवंशी जो कहां से, लखीसराय से, 60% लेकर के आए। गौरव भाई जो बांका बिहार से 60% में है। उसके बाद 55% वालों का लिस्ट में देखिएगा ना, 55% में नंबर 1 पे जो है वो है लवकेश साहब जो है कहां से है, बिहार से ही है, 55% में है। अवधेश कुमार है, अवधेश कुमार जो 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद पवन है जो पवन चंद्रवंशी है, जहानाबाद बिहार से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। पूर्णिमा सिंह जो कहां से है, बिहार से है,
ये अक्सर यहाँ क्या होती है कि लोकेशन डालना भूल जाती है पूर्णिमा, लेकिन लोकेशन अब डालना शुरू कर दी है, मेरा बात मान ली है। थैंक यू पूर्णिमा जी। चलिए उसके बाद एमडी आजाद अंसारी जो 55% लेकर के आया है। उसके बाद नितिन भाई जो कहां से है, झांसी से है, ये भी 55% में है। युवराज भाई जो जयपुर से है, 55% में है। वो अंकज, अंकज मुझे कभी कभी पंकज पढ़ाई हो जाता है, लेकिन पंकज नहीं, अंकज है। अंकज सिंह जो जयपुर से 55% लेकर के है। उसके बाद अंकज कुमार, हाँ अंकज तो बता ही दिए आपको। धर्म है, धर्म मीना जो कहां से है, कोटा से 55% लेकर के आए। भूपेंद्र भाई जो यूपी से है 55% लेकर के आए। ज्योति सौ जो वेस्ट बंगाल से, ये भी 55% लेकर के आए। रोशन, रोशन कुमार जो कहां से, औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, वहां से है। इन्होंने क्या किया है कि 55% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देखिए सिकंदर कुमार, सिकंदर भाई जो 50% लेकर के आए हैं, कहां से, भागलपुर से। देखिएगा 50% वालों का लिस्ट है। 50% में ये नंबर 1 पे है सिकंदर भाई। दूसरे नंबर पे जो है क्या है कि प्रियांशु भाई है जो आजमगढ़ से है, यूपी से 50% है। उसके बाद प्रवीण भाई है, प्रवीण भाई वर्मा जो कहां से है ये पता नहीं है, लेकिन झंडा जरूर गाड़ रखे हैं अपना। चलिए दोस्त लोकेशन भी मेंशन कर दिया कीजिए, 50% लेकर के आए हैं। उसके बाद पी कुमार जो कहां से है कि धनबाद से है, धनबाद से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। संतोष जो रोहतास से ये 50% लेकर के आए। उसके बाद सुनील, सुनील भाई लोकेशन मेंशन किया कीजिए, 50% है आपका। जितेंद्र, जितेंद्र कुमार जो मांडला है वहां से है, 50% लेकर के आए। उसके बाद है जो वाल्मीकि, वाल्मीकि भाई जो नासिक से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। उसके बाद नीचे देखिएगा संजू कुमार, संजू कपूर जो पटना से है, ये क्या है कि 45% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है। चलिए सबका नाम दिखा देते हैं, 45% वालों का लिस्ट है ये। उसके बाद जो है आपका संजू कपूर पटना तो हो ही गया। उसके बाद जो है आशीष ब्रिक्स जो कहां से, भुवनेश्वर से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए। मनीष भाई जो कमरानी है, ये कहां से है पता नहीं है, 45% लेकर के एरिया आए। अवधेश कुमार जो बिहार से है, ये भी 45% लेकर के आए। मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद राकेश है, राकेश कहां से हो, बिलासपुर से हो, ये 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई जो कहां से है, नालंदा से है, ये 45% लेकर के आए। उसके बाद पवन, पवन कुमार जो कहां से है, देख लीजिए हनुमानगढ़ से है, ये क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। तो 40% लेकर के आए दोस्त। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो सबका नाम लेना तो बनता है ना, न तो कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम नहीं लिए। चलिए देखिएगा उसके बाद पुराण, पुराण दे दिया है, ये पुराण कहां है ये पता नहीं है मुझे। 40% लेकर के आए हैं। अनिल कुमार, अनिल कुमार नवादा से है, ये क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद राजेश भाई जो बक्सर बिहार से 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद रंजन भाई, रंजन भाई कुमार जो हट्टी से है, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। आकाश कहां से हो ये पता नहीं, 40% जरूर लेकर के आए हैं। दीपक, दीपक भाई ये कहां से है, प्रयागराज से है, ये 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं बम बम भाई, बम बम भाई 40% आपका है। ठीक है, जावेद आलम जो कहां से है, उत्तराखंड से है, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। जावेद भाई मेहनत करने की जरूरत है। चलिए गौरव भाई 40% लेकर के आए हैं, कहां से है ये पता नहीं है। सुनील ज्योति जो गोपालपुर पटना से है, ये 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद एसके भारती जो सिवान से है, ये भी 40% लेकर के आए हैं। सुनील शर्मा, सुनील शर्मा जो पटना से है, ये भी 40% लेकर के आए हैं। उसको दुर्गेश भाई, दुर्गेश भाई कहां से हो आप, ये सहारनपुर से है, ये भी क्या है कि आपका 40% लेकर के आए। दिनेश चंद्रा कहां से, सोनभद्रा से है, अक्सर टेस्ट देते रहते हैं, 40% लेकर के आए। मंटू भाई जो कहां से, बिहार से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। आज 40% वालों की तादाद बढ़ी हुई है। चलिए 40% में एक और है, देख लीजिएगा 40% में एक है, कौन है, सूरज भाई जो अयोध्या से है। ठीक है, उसके बाद जो है अभिषेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा जो 35% है, ये भी क्या है कि अयोध्या से ही है। उसके बाद हरिमोहन, हरिमोहन भाई ये भी क्या है, लखनऊ से है, ये 35% है। उसके बाद गौतम भाई, गौतम भाई पंजाब से दे रहे हैं टेस्ट, ये 35% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है शक्ति कुमार जो नालंदा से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। उसके बाद शक्ति भाई के लिए तो बता ही दिए हैं। उसके बाद जो है कालीनाथ, कालीनाथ साहब है जो रांची से देते हैं टेस्ट, 35% है। उसके बाद रंजन जो हट्टी से है, ये दिया है, दोबारा लगता है दे दिया है। मनोज, मनोज जो है मरांडी जी कहां से है, झारखंड से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। दोस्त जिन लोगों का मार्क्स यहां पे 60-70 के पास रहता है, बिल्कुल सेफ है, जान लीजिए साइंस में। नहीं तो और लोगों को काफी मेहनत की जरूरत है और मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए
किरण जो सीकर से है लगातार टेस्ट देती रहती है 35% है। रवि साहू जो यूपी से है ये भी 35% में है। उसका देव कुमार गुमला जो झारखंड से है ये भी 35% है। 30% में देखिएगा 30% वालों का लिस्ट में आपको हम नाम बता देते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो है अंकिता, अंकिता है जो कहां से बागर से है ये भी 30% लेकर के आई है। कुमार जो झुंझुन से है ये भी 30% लेकर के आया है। केसी जौनपुर से ये भी 30% लेकर के आया। केसी जौनपुर तो बता ही दिए है, केसी जौनपुर ये बता दिए। उसका इंदल भाई कहां से हो आप, बिहार से हो, ये 30% लेकर के आए। दीपक भाई कहां से है, गोरखपुर से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा संदीप भाई जो कहां से है, लखेड़ से है ये 30% लेकर के आए। कृपाल भाई जो जौनपुर से ये भी 30% लेकर के आए हैं। केबीसी यूपी ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। रोबिन भाई ये कहां से है ये पता नहीं है। उसके बाद जितेंद्र भाई को देख लीजिएगा, ये कहां से है, चंदौली से है, यूपी में पड़ता है, ये 25% लेकर के आए हैं। 25% वालों का लिस्ट देख लीजिएगा। नंबर 1 पे ये जितेंद्र कुमार भाई है। उसके बाद विष्णु भाई जो प्रयागराज से है, टेस्ट देते रहते हैं। उसके बाद जो है अमरनाथ जो यूपी से है, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए। सुधीर कुमार जो पटना से है, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और है लिस्ट में बता देते हैं। अंकिता देखिएगा ये झुंझुन से है, ये 25% लेकर के आई है। उसके बाद देव भाई धनबाद से है, देखेगा 20% आप लेकर के आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रोहित कुमार जो झुंझुन से है, ये भी क्या है कि 20% लेकर के आए हैं। नाम लेते लेते खांसी हो जाता है। अतुल कुमार जो यूपी से, अतुल भाई कभी लोकेशन मेंशन नहीं करते लेकिन अब की बार मेंशन कर दिए हैं, यूपी से, देख लीजिए 20% लेकर के आए हैं। इसके भारतीय बिहार से है, सिवान से है, ये भी 10% लेकर के आए हैं। ओमकार ये भी क्या है कि 10% लेकर के आए हैं। उसका के सिंह जो जौनपुर से, ये भी 10% लेकर के आए हैं। दोस्त इतने सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। बिल्कुल नंबर कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर फॉर्म भर रखे हैं और जॉब लेने की जुनून है तो दोस्त हर जगह हर समय हर वक्त खड़ा रहेंगे फाइट करने के लिए। ठीक है, इसलिए दोस्त जहां भी मौका मिले वहां फाइट करने के लिए तैयार रहिए। यहां तो फ्री का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल रहिए और आइए बिल्कुल टेस्ट दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्त, जाकर के टेस्ट दीजिए। आज एक नया लिंक एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जाइए और टेस्ट दीजिए एकदम। ठीक है, 100 लोगों की कैपेसिटी है, जान लीजिए जल्दी खत्म होने वाली है। एप्लीकेशन जैसी प्ले स्टोर पे लॉन्च हो जाएगी, आप लोगों की 100 कैंडिडेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितना देना है देते रहिएगा टेस्ट, कोई उसमें जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देते रहिएगा टेस्ट और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगले दिन हम लेकर के आएंगे आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट, जो नेक्स्ट सेट होगा। ठीक है, चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।